जिन घर में बेटियों की चलती है वो घर नहीं बसते हैं। रश्मि एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसने बीकॉम तक की पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई सुरेश जिनकी शादी हो चुकी थी, अब रश्मि के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के रश्मि को और उसके परिवार वाले को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने रश्मि को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर मोदी के बेटे रुपेश से मिलने के बाद श्याम नारायण जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में तो कोई मुकाबला ही नहीं। पढ़ा लिखा तो था ही, साथ ही साथ हर काम में दक्ष और निपुण। रश्मि के पिता को का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी रश्मि एक नज़र में पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित से मुहूर्त निकलवा कर बात आगे बढ़ाने का तय किया। तब तक लड़की के पिता श्याम नारायण और भाई सुरेश ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार की नशे की भी कोई लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादीशुदा बहन की चलती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई, क्योंकि लड़के की मां नहीं थी। इसलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन लेने होते थे तो श्रीधर जी अपनी बेटी से पूछकर ही लेते थे। पर यह बात लड़की वालों को इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित से मुहूर्त निकलवा कर लड़के वालों को फ़ोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक 1 महीने के बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर खर्चा किया। लड़के वालों ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फ़िलहाल ये आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन आई है वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। ननद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर रश्मि अपने ससुराल आई थी, पर पहले ही दिन उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में पहला ही दिन है, कदम ही रखा ही नहीं कि दीदी की दखल अंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चला तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज रश्मि की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं? क्योंकि उसकी सास तो नहीं थी, तो थी ही नहीं। तब भी ननद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। रश्मि का गुस्सा तो इतनी जोर से आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने नेग में क्या दूँ यह भी अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं। रश्मि को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी से छोटी चीज़ में ननद से क्या पूछना, क्यों पूछना? क्या वो हमारे घर की मालकिन है? अब तो यह रोज का ही हो गया। सुरभि, रश्मि की ननद, महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहीं पड़ी रहती। हर बात में रोकना टोकना बढ़ते ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर रश्मि के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ तो बटाना तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसे मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं,
शादी के एक हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक गहना भी रश्मि के पास नहीं छोड़ा। रश्मि को बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप थी। वह नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना चाहिए। रश्मि के पिता ने भी सोने की फुल सेट डाली थी और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सेट मिली थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सुरभि, रश्मि की ननद की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसे रश्मि का अपनी पसंद का बना कर खाना या बाहर से मंगवा कर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब वो कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम भी खाना, वही तुम भी खाओगी। और जब रश्मि कहती कि दीदी क्या मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती, तो कहती कि रश्मि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। रश्मि का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़े रहो, ना अपने मन का खा सको और ना अपने मन का पहन सको। कहीं पास पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फ़ोन आता तो टाल मटोल कर बात नहीं करवाती। हर समय सास बनकर रश्मि पर अपनी हुकूमत चलाती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर रश्मि इस तरह से मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5-6 साल हो गए हों। रश्मि अब पूरी तरह से ऊंधिया चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो रहा था। उसने रुपेश से कहा कि मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की ज़्यादतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर समय मुझ पर जुल्म ढाती रहती है। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती है और ना ही मुझे पहनने देती है। आते ही मेरे सारे गहने रख लिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसा करता है? मुझे किसी से बात नहीं करने देती। हर वक्त चाहती है कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं। रुपेश ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है। दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं बस चुप इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। मगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जाऊँगा तो दुनिया मुझे को बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया मेरा। आखिर तुम्हारे प्रति भी कोई फ़र्ज है। तुम अकेली इस घर से नहीं जाओगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम चलो मेरे साथ। आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा अब बहुत हो गया। आप अपने आँखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ाकर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोचकर बता दें कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो श्रीधर जी, रुपेश के पापा ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता जो वो मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आते ही इसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। ना मन का खाने देती है, ना ही पहनने देती है और ना ही किसी से बात करने देती है। अरे उनको तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी सवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद भी उनके साथ ऐसा ही करती तो। यह सब सुनकर सुरभि, रुपेश की बहन, बोली, मुझे क्या पड़ी है? वह तो घर में माँ नहीं है। इसके लिए पापा ने ही मुझे सब जिम्मेदारी दी है।
इसलिए तो मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा, दीदी ज़्यादा बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक दीदी की दखल अंदाजी यहाँ चलेगी हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोच कर बता दीजिएगा। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में रश्मि के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर कभी नहीं बसते हैं। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा ज़रूर कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समधी जी, आप यहाँ अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था, लेकिन पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वो जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है, सिर्फ 2 महीने में। अरे हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारे भगवान जानता है, हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। रश्मि बेटा, चल जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, मैं तेरा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तब रुपेश ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तो श्याम नारायण जी, रुपेश के ससुर ने कहा, क्यों नहीं बेटा, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए। सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बेटा, रुपेश अपने पिता से, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? तो श्रीधर जी ने कहा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो श्रीधर जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो रुपेश को दे दो। तो रुपेश ने कहा कि सिर्फ मायके वाले हैं, क्यों ससुराल वाले क्यों नहीं? तो श्रीधर जी ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कहा ना नहीं मिलेंगे। तो रुपेश ने कहा, ओहो ये आग भी दीदी की लगाई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया है अपने बेटे बहू के साथ और आपको प्रायश्चित करना हो, तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलता हूँ। यह कहानी नहीं, हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि काम हमारे बहू बेटे ही आएंगे, इसलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखे, ना कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ ज्यादती करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलते रहेगी। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।